नमस्कार साथियों, आपके सामने कक्षा 12th रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके सामने है। समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट और जो पूर्णांक है वो 40 अंक का है। जो अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र है वो प्रत्येक जिले में अलग अलग आते हैं, लेकिन इन प्रश्नों में काफ़ी क्वेश्चन समान देखने को मिलते हैं। प्लस इससे हमें ये भी पता चलता है कि बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और हम उनको अच्छे तरीके से याद कर सकें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार आज इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को अपना दिल बढ़ा करके इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला क्वेश्चन पूछा गया एक्रिस्टलीय ठोस। तो एक्रिस्टलीय ठोस का अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? कांच। क्या होता है? कांच। तो एक्रिस्टलीय ठोस कांच। और एक्रिस्टलीय ठोसों को आप क्या कहते हो अगर आपको पता हो तो? अति शीतत द्रव। एक्रिस्टलीय ठोसों को हम बोलते हैं अति शीतत द्रव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्राशन दाब न्यूनतम होता है? तो सीधी सी बात है कि जिसमें कणों की संख्या कम होगी उसका प्राशन दाब न्यूनतम होगा। तो सबसे कम किसका होगा? यूरिया का। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.1 m यूरिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अयस्कों के सांद्रण की फेल पलवन विधि कौन से अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फाइड एक्स। तो याद होना चाहिए अयस्कों के सांद्रण की फेल पलवन विधि, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? झाग पलवन विधि, कौन से अयस्कों के लिए उपयुक्त होती है? तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सल्फाइड एक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ? संक्रमण तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? संक्रमण तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? जल्दी से इसका आंसर अब आप कमेंट्स में बता दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि NiCN4 में Na की संकरण अवस्था आपको याद करनी है। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं? 4। तो 4 कक्षक भाग लेंगे, लेकिन Cn है वो कैसा लिगेंड है? परबल लिगेंड है और परबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। परबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। इस कारण से इसमें 4 में जो संकरण होगा वो DsP2 होता है। तो NiCN4 में निकल की संकरण अवस्था कौन सी होगी? DsP2 होगा। अब देखो DsP2 जब संकरण होता है तो उसकी आकृति कैसी होती है? वर्गाकार। और sp3 होगा तो उसकी आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। अगर आपने देखा होगा तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पहले वाले हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर में रिपीट हुए। तभी तो कहता हूँ कि हाफ ईयरली एग्जाम जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपस में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CCl4। CCl4 को हम क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन भी बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अग्निशामक के रूप में हम किसी यौगिक का प्रयोग करते हैं तो CCl4 नाम क्या होता है इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इस CCl4 को हम क्या बोलते हैं? पायरीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक क्षारीय यौगिक है। तो अगर इन सब में हम बात करें तो सर्वाधिक क्षारीय यौगिक कौन सा होता है? आपका द्वितीयक एमीन होगा। कौन सा? CH3 2NH। तो इन सभी में सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होता है? द्वितीयक एमीन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आप सभी जानते हो कि कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया है वो प्राथमिक एमीन प्रदर्शित करता है। तो प्राथमिक एमीन की पहचान की ये विधि है कार्बिल एमीन विधि, जिसमें आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। बिल्कुल ये हाफ ईयरली का एग्जाम पेपर है जो आपकी बोर्ड एग्जाम की पैटर्न को देखते हुए उसी प्रकार से बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्लोरोफिल का उपसहसंयोजक यौगिक है। तो बिल्कुल क्लियर होना है कि जो क्लोरोफिल है वो कौन सी धातु का? मैग्नीशियम धातु का उपसहसंयोजक यौगिक है। इसके बाद मैं आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक तो विटामिन B12
और एक हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये कौन सी धातुओं के उपसह संयोजक यौगिक है? विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कमेंट्स करके जरूर बता दिए। अगला क्वेश्चन है, डेनियल सेल में धातु को कैथोड के रूप में प्रयुक्त करता है। तो डेनियल सेल में क्या होता है, एक तो जिंक धातु होती है, काम में लेते हैं, और दूसरा कॉपर धातु। जो जिंक धातु है उसका तो बना होता है एनोड, और जो कॉपर धातु है उसको हम प्रयोग करते किसके रूप में? कैथोड के रूप में। तो डेनियल सेल में कॉपर अर्थात Cu धातु का कैथोड प्रयुक्त होता है। अगला, फलक केंद्रित घनीय एक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की कुल संख्या होती है। क्या पूछ रहा है? फलक केंद्रित घनीय एक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या होती है। देखो, फलक केंद्रित घनीय एक कोशिका मतलब FCC। तो FCC में आविवीकरण कहाँ होते हैं? कोनों पे। तो कोने कितने? 8, और एक कोने का हिस्सा 1/8। ये तो कोने पे। अब बात है फलक। तो फलक कितने होते हैं? 6, और एक फलक का हिस्सा होता है 1/2। तो ये कितने हुए? 3, और ये हुआ 1। तो कुल कितने हुए? 4। तो FCC में एक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है, व्यापारिक लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। याद रखना, पिटवा लोहा। व्यापारिक लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा है, वो शुद्धतम रूप होता है। इसके बाद वो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक रेगिस्तान वाले क्वेश्चन। इसके बाद अब हम चलते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न की ओर। उसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, सिलिकॉन में किस तत्व को अमिश्रित करने पर एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है? देखो, एन प्रकार का समझने का, एन का मतलब नेगेटिव, तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब नेगेटिव चार्ज जब होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। तो देखो, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सिलिकॉन कौन से वर्ग में आता है? वर्ग नंबर 14। तो अगर आप इसमें वर्ग नंबर 15 की शुद्धि मिलाओगे तो 5 वाला ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मतलब एक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। तो सिलिकॉन में अब कौन से वर्ग की शुद्धि? बिल्कुल क्लियर कर लेना, वर्ग नंबर 15। वर्ग नंबर 15 के तत्व मिला दो तो एन प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। अब 15वें वर्ग में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, तो मुख्यतः क्या मिलाते हैं? आर्सेनिक। ये याद कर लेना कि सिलिकॉन में नाइट्रोजन, फास्फोरस या आर्सेनिक तत्वों को अपमिश्रित करने पर एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करने वाला उत्पादक। देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ZSM5। क्या? ZSM5 जियोलाइट, जियोलाइट। तो ZSM5 जियोलाइट उत्प्रेरक का प्रयोग एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन अगला कि 2 ग्राम NaOH 250 मिली विलियन में उपस्थित है। तो विलियन की नॉर्मलता पूछ ली है। जो क्या पूछी है? नॉर्मलता। अब नॉर्मलता याद करनी है तो विलेय का भार तो ऊपर आ जाएगा। तो विलेय का भार कितना है? 2 ग्राम। अब नीचे आएगा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना होता है? 40 ही होता है। और विलीन कितना आयतन? 250 ml। तो 250 यहाँ गया, और ml में तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। तो यहाँ स्पष्ट नहीं तो मैं लिख दूँ, नॉर्मल तो किससे लिख दी? कैपिटल N से। तो 2 × 1000 बट्टे में 40 × 250। अब इतना करने के बाद तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा। वो आंसर आपको कमेंट्स में बताना। तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करने की पूरी मेहनत अगर बूस्ट असर करेंगे तो थोड़ा आप क्या करोगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? 0 होता है, 0 माना जाता है। इसको स्वैच्छिक इच्छा से, अपनी इच्छा से इसका मान कितना मान लिया था हमने? 0 माना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इमल्सन किसे कहते हैं? क्या? इमल्सन। इमल्सन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। इमल्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम पायस कहते हैं। इसका मतलब वह कोलाइडी विलियन, मैं लिख देता हूँ, वह कोलाइडी विलियन, वह कोलाइडी विलियन जिसमें
परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकिल शोधन की मांड विधि में प्रयुक्त अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बहुत अच्छा बनता है कि निकिल का शोधन कौन सी विधि से किया जाता है, तो बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए मांड विधि से, कि निकिल धातु का शोधन कौन सी विधि से किया जाता है? मांड विधि से। अब समीकरण क्या होती है कि इसमें निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ कितने लेते हैं? 4। टेम्परेचर होता है इसका 330 से 350 केल्विन, तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल यौगिक बनता है। इसको फिर और उच्च ताप पर गर्म करते हैं, लगभग 450 से 470 केल्विन पर, तो ये कंपाउंड टूट जाता है जिससे आपको निकिल शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। निकिल कौन सी अवस्था में? शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी समीकरण हो गई है। ठीक है, अब क्लोरल का IUPAC से नाम लिखो। देखो क्लोरल की बात करते हैं तो क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। तो ये कार्बन, इस कार्बन से 3 Cl जुड़ेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर CHO। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? क्लोरल। कि 2 कार्बन हो गए, एक पे तो एल्डिहाइड हो गए, दूसरे कार्बन पे 3 Cl जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरल। अब इस कंपाउंड का आपको क्या लिखना है? IUPAC नाम। तो देखो 1 2 3 Cl है, तो क्या लिख देंगे? ट्राई क्लोरो। 3 Cl के लिए ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन से एथेन और एल्डिहाइड का अनुलग्न एल, तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनेल। क्या नाम हो गया? एथेनेल। तो ट्राई क्लोरो एथेनेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? लुकास अभिकर्मक, तो इस अभिकर्मक की सहायता से तीनों प्रकार के एल्कोहल में विभेद करते हैं। और ये बिल्कुल आप याद करें ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को, सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? लुकास अभिकर्मक कहते हैं। इसके बाद देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गैस का टॉस में, इसका मतलब टॉस ज़्यादा है और गैस कम है, तो टॉस विलायक हो गया और गैस विलय हो गई। तो गैस का टॉस में विलयन का उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, हाइड्रोजन का प्लेडियम में विलयन। ये याद कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। हाइड्रोजन का प्लेडियम, प्लेडियम धातु में विलयन, हाइड्रोजन का प्लेडियम धातु में विलयन, इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला, समप्रासरी विलयन को परिभाषित कीजिए। अब देखो यहाँ स्पेस नहीं है, तो इसका आंसर वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, और वहाँ से आप इसका आंसर याद कर लें, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कोलराउस का नियम लिखे। तो कोलराउस का नियम मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लेना। अब जो न्यूमेरिकल समझा देता हूँ मैं यहाँ पे कि ये पहली बात तो देखो कंपाउंड ये दिया MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, यहाँ पर Mg है। तो अनंत तनुता पर मैग्नीशियम आयन की जो सांद्रता है वो यहाँ दे दी मोलर चालकता, और सल्फेट आयन की मोलर चालकता यहाँ दे दी। तो अब प्रश्न में आपको MgSO4 के सीमांत मोलर चालकता का परिकलन करना है। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा अनंत MgSO4, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा अनंत Mg प्लस आयन की सांद्रता प्लस लैम्डा अनंत SO4 2 माइनस आयन की सांद्रता। इसका मतलब है कि अगर आपको MgSO4 की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो इन दोनों को आप जोड़ दो, इसको और इसको आप जोड़ दो। तो इसको और इन दोनों को जोड़ दोगे तो MgSO4 की सीमांत मोलर चालकता का मान आपको आ जाएगा। तो जल्दी से इसका कमेंट्स बता दो, इन दोनों को जोड़ने पर आंसर कितना आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे कि
Na2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो निकिल की बात करें, अब चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करें, समझो कि निकिल, इससे पहले अक्रिय गैस आर्गन आ गई, फिर 1 2 डी में 5 डब्बे और ये एस, तो ये 3D4S। अब निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28, आर्गन का 18, ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है। अब देखो इसमें जो निकिल है वो Na2+ है। निकिल किस रूप में है, Na2+ में, अर्थात यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर चलेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो आप गौर से देखोगे तो इसके पास आयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 आ गया तो फॉर्मूला क्या, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का, म्यू। चुंबकीय आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो म्यू ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, √n+2। ठीक है, तो मान 2 + 2। अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसका मान लगभग 2.83 या 84 बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिस पे आपका अगला वाला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का अगला वाक्य था कि जिंक, मरकरी और केडियम को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, क्यों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि इनका डी कक्षक है वो पूर्ण पूरित होते हैं। संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या होती है, जिनके डी कक्षक अपूर्ण पूरित होते, लिखोगे कि आंसर, क्योंकि जिंक, मरकरी व केडियम के जिंक, मरकरी व केडियम के 3D कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं, इस कारण से इनको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, CONH3 ये NH3 कितने, 5, यहाँ SO4 Br, और CONH3 Br SO4 में कौन सी समायोजकता पाई जाती है। देखो गौर से देखोगे तो इन दोनों कंपाउंड में अंतर क्या है, देखो इसमें Br यहाँ आ गया और Br यहाँ पर चला गया, ये तो अंतर है। तो यहाँ पर किसका आदान प्रदान हुआ, आयन का। तो आयन के आदान प्रदान आयनों के आदान प्रदान के कारण ये समायोजक बने, इस कारण से इसमें कौन सी समायोजकता पाई जाती है, आयनन समायोजकता पाई जाती है। कौन सी समायोजकता, आयनन समायोजकता पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इस कंपाउंड का आपको IUPAC से नाम लिखना है। तो देखो ये क्लोरो और ये एमीन, तो एमीन पहले आएगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटा एमीन। Cl के लिए क्या बोलते हैं हम, क्लोरिडो, पेंटा एमीन क्लोरिडो। और ये कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 3rd। और लास्ट में क्या बच गया आपका Cl, तो Cl के लिए क्या लिख दोगे, क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का IUPAC से नाम क्या हो गया, पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चैप्टर नंबर उससे 5 से फर्स्ट रसायन से PO4 3- Cl- SO4 2- और FeCN6 4- आयनों द्वारा धनावेशित सोल को स्कंदित करने की क्षमता या उड़न क्षमता का घटता क्रम लिखे। देखो सीधी सी बात है कि अगर आपका सोल कोलाइडी विलियन धनावेशित है तो उसको स्कंदित कौन करेगा, ऋणायन। अब इस पर जितना ज़्यादा आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता, उसकी उड़न क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा इस पर -4 तो सबसे अधिक ये हो जाएगा, फिर -3 -2 फिर -1। घटता क्रम लिखना, घटता क्रम का मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा वो सबसे पहले। तो क्रम कैसे लिखोगे आप इसका, FeCN6 4- उसके बाद PO4 3- फिर SO4 2- और सबसे लास्ट में Cl-। तो बच्चे इसमें भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इनका घटता क्रम या बढ़ता हुआ क्रम कैसे लिखना होता है। ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाए तो फिर वो अपने लिए बहुत श्रम की बात है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नदी का जल समुद्र के संपर्क में आने पर डेल्टा बनाता है क्योंकि उसका जल का स्कंदन हो जाता है। अब क्यों, तो इसका आंसर है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप उसको नोट कर लें, इसका स्क्रीन शॉट ले लें जो आपकी इच्छा हो।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पेपर काफ़ी बड़ा है और कंप्लीट हल करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। निम्न अभिक्रिया में ABC को पहचानो। देखो यहाँ पर CH3COOH, इसका मतलब ये जो बनाया वो तो क्या बना दिया इन्होंने, एसिटिक अम्ल 2 कार्बन का। अब देखो यहाँ पर PCl3 है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। मैंने यहाँ पे ले दिया CH3OH, मेथिल एल्कोहल। अब मेथिल एल्कोहल की क्रिया जब हम PCl5 से करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl, मेथिल क्लोराइड, बी बन गया। अब मेथिल क्लोराइड में क्या होगा, यहाँ से K और यहाँ से Cl है वो अलग हो जाएगा, तो यहाँ मेथिल CH3 साइनाइड बन जाएगा। और इस मेथिल साइनाइड का जब हम जलापठन करते हैं, पूर्ण जलापठन, तो आपका एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो क्लियर होना चाहिए, एक के रूप में आपका क्या होगा, मेथिल एल्कोहल, बी के रूप में मेथिल क्लोराइड और सी के रूप में मेथिल साइनाइड होता है, और उसका जलापठन करेंगे तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10, जो चैप्टर नंबर आपके 10 से लिया गया है, धारण, प्रतिलोम और रश्मिकरण को परिभाषित कीजिए। देखो किसी अभिक्रिया में अभिकारक जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका विन्यास अभिकारक के समान हो तो उसको धारण बोलते हैं, और उसके विपरीत हो तो प्रतिलोमन बोलते हैं, और दोनों की 50-50 मात्रा प्राप्त होती है तो उसे बोलते हैं रश्मिकरण। तो इसका आप आंसर कैसे लिखोगे और इसको किस प्रकार से आप एक्सप्लेन करोगे, तो वो आंसर मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लगा दिया है, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्न परिवर्तनों के लिए समीकरण दीजिए। फिनोल से क्या बनाना है, पिक्रिक अम्ल। तो सीधी सी बात है कि जब फिनोल को किसके साथ अभिक्रिया कराओगे, सांद्र HNO3 के साथ। फिनोल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं, और ध्यान में जब फिनोल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ होती है तो सदैव उपस्थित साथ में क्या मिलता है, सांद्र H2SO4। तो कंडीशन क्या होती है, और HNO3 की क्रिया करवाते तो मैंने सदैव आपको बताया NO2 समूह व्यंजन वाले पे जुड़ता है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका NO2, यहाँ पर आपका NO2 और यहाँ पर आपका NO2, तो ये आपका क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल बन गया। ये क्या बन गया आपका, पिक्रिक अम्ल बन गया। अगली रिएक्शन आपसे पूछा है कि एल्किल हैलाइड से, ये इथर है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है पेपर में काफ़ी, तो एल्किल हैलाइड से आपको इथर बनाना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवा दी। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवा दी, तो यहाँ से Na और X अलग हो गया, तो -NaX मैंने अलग कर दिया। अब क्या बच गया, ROR, ये क्या बन गया, ईथर। इस अभिक्रिया का नाम, ये एक नेम रिएक्शन है, तो अगर आप इस अभिक्रिया का नेम जानते हो तो जल्दी से कमेंट से बता दीजिए ये कौन सी नेम रिएक्शन है, कौन से वैज्ञानिक पर इसका नाम रखा गया है। तीसरा है एल्कोहल से एथिन बनाइए। एल्कोहल से क्या बनाना है, एथिन। तो देखो एल्कोहल को हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, CH2 यहाँ जोड़ दिया OH, इसकी इक्विवेलेंसी पेंडिंग है तो यहाँ जोड़ दिया मैंने H। क्लियर है, ये क्या होगा, एथिल एल्कोहल। अब इसको मैंने क्या किया, 443 केल्विन पर, कितने पे, 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर दिया। 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर दिया, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु क्या हो गया, बाहर, तो बीच में क्या जगह डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका क्या बन गया, एथिन। तो एल्कोहल से क्या बना दिया, एथिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है, CH3NH CH2CH3 का IUPAC नाम लिखना है। देखो इसमें 2 कार्बन है तो ये मुख्य श्रृंखला हो गई, तो ये प्रतिस्थापी हो गया। अब देखो ये प्रतिस्थापी इस एमीन से जुड़ा, नाइट्रोजन जुड़ा, तो इसको हम बोलते हैं एन मेथिल। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका एन मेथिल, क्या नाम हो गया, एन मेथिल। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से एथिल और क्रियात्मक समूह एमीन, तो एथेनेमीन। तो जो कंपाउंड आपको दिया गया है एथिल मेथिल एमीन, तो उसका IUPAC नाम क्या होगा, एन मेथिल मेथेनेमीन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की एक युग्मन अभिक्रिया दीजिए।
बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की आपको कौन सी अभिक्रिया देनी है, यहाँ पे युग्मन अभिक्रिया देनी है। तो देखो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ N2Cl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और इसकी क्रिया में फिनॉल से करवा दूँ। फिनॉल को मैंने लिख दिया बेंजीन वाले इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये OH, यहाँ से H और यहाँ से Cl, जल का अणु क्या, सॉरी HCl क्या हो गया बाहर। अब शेष स्ट्रक्चर को जोड़ दो, हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, युग्मन अभिक्रिया। अब इस युग्मन अभिक्रिया में ये जो उत्पाद बना है इसको बोलते हैं हम नारंगी व्यंजक, नारंगी रंजक बोलते हैं, या पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजन, या आप क्या कह सकते हो पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजन। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि बेंजीन डाईएजोनियम लवण से नारंगी रंजक ये पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजन निर्माण कीजिए। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बड़े वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये दे दिया, दूसरा ये अथवा वाला, तो जो क्वेश्चन आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है, आणविकता। जंगा नहीं है तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अगला है इसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो ये इसको व्युत्पन्न कैसे करोगे, तो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास का एक स्क्रीनशॉट है वो यहाँ लगा दिया है, जो आप उसको नोट कर लें, समझ लें। इसके बाद इसमें अगला आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्या पूछा गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थान का मान आपको दे दिया, उसकी अदायुकाल ज्ञात करनी है। तो अदायुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अदायुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, T½ बराबर 0.693 बटा K। अब देखो वेग स्थान मतलब K का मान दे दिया तो 0.693, अब इसमें अब इसका भाग दे लो। अब इस संख्या में जब आप इसका भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं लिख देता हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगा कैसे काम चलेगा। तो 3.46 × 10⁻³ सेकेंड, तो ये अदायुकाल आ गया इसका। तो ये हमें ये पता होना चाहिए प्रथम कोटि अभिक्रिया की अदायु ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T½ बराबर 0.693 बटा K। तो K का मान दिया तो बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अथवा वाला क्वेश्चन ये भी आप देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन नंबर जो P ब्लॉक से दिया गया है, और इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, और जो अथवा वाला क्वेश्चन कोई सा भी एक पोर्शन आप कर सकते हो। तो चलो इसका पिछले वाले क्वेश्चन में पहला वाला पोर्शन लिया था, इसमें ये लास्ट वाला पोर्शन ले लेते हैं कि 17वें वर्ग में द्रव अधातु तत्व का नाम लिखे। देखो द्रव अधातु की, तो 17वें वर्ग में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है, तो ये चारों क्या होती है, अधातु। अब अधातु में भी कौन सी पूछी है, द्रव अधातु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, Br। तो 17वें का पहला आंसर क्या आंसर हो जाएगा, Br अर्थात ब्रोमीन। तत्व का नाम, तो नाम भी लिख देना, मैंने प्रत्येक लिख दिया, तो नाम क्या लिखोगे यहाँ पे, ब्रोमीन। अगला है क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों का सूत्र लिखें जिसमें Cl, देखो क्लोरीन के हमें क्या लिखने हैं, ऑक्सो अम्ल, जिसमें Cl का ऑक्सीकरण +1 और +5 हो। तो +1 में तो फॉर्मूला ये बनता है HOCl, और +5 वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा HOClO2। ठीक है, HOCl इसको क्या बोलते हैं, मैं हाइपोक्लोरस अम्ल, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरिक अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, और इसका हमने क्या नाम दे दिया, क्लोरिक अम्ल। इसके बाद वो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
Cl2 की गर्म व सांद्र NaOH के विलयन के साथ अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखो क्लोरीन की जब गर्म और सांद्र के साथ NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो अलग उत्पाद बनेगा, और ठंडे के साथ करवाएंगे और तनु के साथ करवाएंगे तो उत्पाद अलग बनता है। और दोनों रिएक्शनों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन बनते भी हैं। तो समीकरण कैसे बनेगी कि क्लोरीन है तो 3Cl2 प्लस 6NaOH की अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर 5NaCl बन जाएगा, NaClO3 बन जाएगा प्लस 3H2। तो इनको आप अच्छे तरीके से याद करोगे तभी क्वेश्चनों के आंसर लिख पाओगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में भी आपको चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सी अम्ल से पूछा गया है, और इसमें भी दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, अथवा में कोई सा भी कर सकते हो। चलो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। आइसोब्यूटाइलडिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। तो देखो आइसोब्यूटाइलडिहाइड है तो पहले हमें इसका क्या आना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH3 CH, एक CH3 कहाँ जाएगा नीचे और यहाँ CHO, इसको हम क्या बोलते हैं आइसोब्यूटाइलडिहाइड। अब इसका IUPAC नाम तो आप इजीली ले सकते हो। देखो ये 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, तो 1 2 3, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ मेथिल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 2 मेथिल। और 3 कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन से प्रोपेन, और प्रोपेन में एल्डिहाइड का अनुलग्न एल, तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनेल। तो क्या नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेनेल। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या होता है जब एथाइन का जलयोजन, क्या होता है जब एथाइन का जलयोजन तनु H2SO4 व HgSO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो सीधी सी बात है कि एथाइन लिया है और ये होगा तो वहाँ एसिटाल्डिहाइड बनेगा। क्या बनता है एसिटाल्डिहाइड, लिख देता हूँ यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्ड फुलार जेलेंस की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो जितनी भी नेम रिएक्शन है, चाहे चैप्टर नंबर 10 हो, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, इन सभी को मैंने अलग से करवा के अपने MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पर इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ से आप देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 16, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है वह अभिक्रिया जिसकी कोटि तो कितनी होती है 1, लेकिन उसकी अणुसंख्या का मान 1 से अधिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं छद्म कोटि अभिक्रिया। एंजाइमों की उच्च विशिष्ट प्रकृति होती है, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम हम काम में लेते हैं। अगला है H3PO3 की क्षारकता कितनी होती है। तो इसके स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना, P डबल बॉन्ड OH OH। तो क्षारकता उतनी होगी जितने OH पर, तो इसमें कितने OH है 2, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी 2 होगी। और इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लें। और इस प्रकार से मैंने ये आपका जो क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पेपर था वो कम्प्लीटली मैंने आपको हल करवा दिया है। उम्मीद है इस पेपर को याद करके जब आप अपनी हाफिली एग्जाम देने जाओगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको समान कॉमन मिलेंगे। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।